हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स भर्ती पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे विज्ञान के 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या माध्यमिक शिक्षक भर्ती हो, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होता है, या प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन होता है, व न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन होता है, या सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है? तो दोस्तों परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं, ईटा पर नाच। तो न से आता है न्यूट्रॉन, च से आता है चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछा जा चुका है। प्रश्न ये है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? लोहे के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसका हिंदी में नाम है दोस्तों जस्तीकरण। इसको हिंदी में जस्तीकरण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे है, अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? यदि हम दोस्तों भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर का वजन जो है अधिकतम कहाँ पर होता है? शरीर का वजन जो है ध्रुवों पर जो है अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6वां है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है? तो दोस्तों जल में तैरना जो है वो न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव होता है। न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8वां, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है दोस्तों ए बराबर होता है v माइनस यू अपान टी होता है। इसका मतलब है दोस्तों त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे कितना समय। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर काम करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारसेक किसकी इकाई होती है? पारसेक जो है वो दूरी की इकाई होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? अनुदैर्ध तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध तरंगे होती हैं। इसमें भी देखिएगा दोस्तों आधा ध आ रहा है और इसमें भी आधा ध आ रहा है, तो ऐसे आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पराश्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर जो है उत्पन्न किया था? पराश्रव तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर गाल्टन ने जो है उत्पन्न किया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है? चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करने में सहायता करती हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है? ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किसमें? डेसिबल में मापा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता 30 से 40 dB होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी अथवा पतली प्रतीत होती है? तारत्व के कारण जो है ध्वनि जो है मोटी अथवा पतली प्रतीत होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है, इसलिए स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति जो है सुन नहीं सकता है। 95 डेसिबल के ऊपर जो है 95 डेसिबल की ध्वनि की तीव्रता के ऊपर जो है मनुष्य सुन नहीं पाता है। अगला प्रश्न है,
ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं? ध्वनि तरंगे निर्वात में जो है नहीं चल सकती हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारतम्य जो है निर्धारित होता है वह है ध्वनि की आवृत्ति। आवृत्ति जो होता है दोस्तों वो तारतम्य पर क्या करता है? निर्भर करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती हैं? प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। यहाँ पे दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे? इसमें भी देखिएगा प्र आ रहा है और इसमें भी देखिएगा प्र आ रहा है, तो आप ऐसे रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मृगमरीचिका बनने वाली घटना को क्या कहा जाता है? मृगमरीचिका बनने वाली घटना जो होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 है, रेडियोधर्मिता की खोज जो है किसने किया था? रेडियोधर्मिता की खोज जो है हेनरी बेकुरल ने किया था। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? रेडियोधर्मिता का यूनिट मतलब मात्रक क्या होता है दोस्तों? क्यूरी होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, रेडियोधर्मिता तत्व जो है किसका उत्सर्जन करता है? रेडियोधर्मी तत्व जो है अल्फा बीटा गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। अगला प्रश्न है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने किया था? अल्फा और बीटा किरण खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज किया था? तो गामा किरणों की खोज पाल विलॉर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, रेडियोधर्मिता नापी जाती है किसकी सहायता से? रेडियोधर्मिता नापी जाती है जीएम काउंटर द्वारा। जीएम काउंटर द्वारा, इसमें जीएम का पूरा नाम होता है दोस्तों गीगर मूलर काउंटर द्वारा नापा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों? परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हान ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन जो है यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।